मेरे एक मित्र विदेश में गए, उन्होंने एक वाक्य सुनाया। उन्होंने कहा वहां एक परिवार में पति को किसी काम के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ गई, कम था। तो पत्नी को भी कहा, वो भी बराबर की कमाई शायद ज्यादा ही करती होगी, कि भाई जरा वो पैसे कम रह गए हैं, तुम पैसे दोगी? तो उसका जवाब था, लेट मी आस्क माय चार्टर्ड अकाउंट देन आई विल टेल। अब ये भारतीय समाज व्यवस्था हो सकती है क्या? वहां इंडिविजुअल इकाई है, व्यक्तिगत इकाई है, एक इकाई का दूसरी इकाई से कोई संवेदना का, कोई सुख दुख में साझेदारी और भागीदारी का संबंध नहीं है। इसलिए अब दूसरे जो विचार करेंगे उसमें ये विचार करेंगे कि परस्परावलंबन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें सबकी भूमिका है, पुरुष की भी भूमिका है और महिला की भी भूमिका है। तो ये दूसरे प्रकार का विचार करना पड़ेगा। एक तीसरी बात ध्यान में आई, अपना समाज जो है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, विविधता वाला भरा। जब महिला के बारे में विचार कर रहे हैं तो कौन सी महिला के बारे में विचार कर रहे हैं? ट्राइबल महिला के बारे में विचार कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के बारे में विचार कर रहे हैं, नगरीय क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के बारे में विचार कर रहे हैं, पढ़ी लिखी महिलाओं के बारे में विचार कर रहे हैं, बगैर पढ़ी लिखी महिलाओं के बारे में विचार कर रहे हैं, नगरीय क्षेत्र में भी जे कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं के संबंध में विचार कर रहे हैं, मजदूर बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के बारे में, कौन सी महिलाओं के बारे में विचार, किन की समस्याओं के बारे में विचार करें, किनका कल वर्तमान और कल ले जाएगा। तो एक जैसा विश्लेषण नहीं जाएगा, विश्लेषण बदलेगा, समस्याओं का आकार और आकलन भी बदलेगा, समाधानों के प्रकार भी बदलेंगे। इसलिए तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ भारतीय समाज की महिलाओं के बारे में विचार करते समय ये जो हमारे यहाँ की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज है, एजुकेशनल डाइवर्सिटीज है और वर्गीय डाइवर्सिफिकेशन है, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। तब जाकर हम पिछले कल के बारे में ठीक से विचार करेंगे, वर्तमान कल के बारे में भी ठीक से विचार करेंगे और आने वाले कल के लिए भी ठीक से दिशा निर्धारण कर सकेंगे। ये तीसरी बात कहना चाहते हैं। एक चौथी बात, भारत में कभी रिजिडिटी नहीं रही। भारत के संबंध में कम जानकार लोगों को अनावश्यक ख्याल है, कम क्लोज माइंड सेट के लोग, ऐसा नहीं। भारतीय समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं परंपराओं का निर्माण करते समय मोस्ट डायनेमिक है सोसाइटी, रिजिडिटी नहीं। इसलिए हमने देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि खास तौर से इस्लामिक आक्रमण के बाद में और ज्यादा अंग्रेजी शिक्षा होने के कारण से रिजिडिटी आ गई, वो डायनेमिज्म खत्म हो गए। तो ये महिलाओं के बारे में खास तौर से कल आने वाले कल के बारे में विचार करते समय हमको ओपन माइंड से विचार करना पड़ेगा। परिस्थितियां अलग अलग है, इसलिए व्यवस्थाएं भी अलग अलग होंगी, समस्याएं अलग अलग है, इसलिए व्यवस्थाएं भी अलग अलग होंगी। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के आप विवाह परंपरा को देख लीजिए, उत्तराधिकार की व्यवस्थाओं को देख लीजिए, सब जगह पर समान नहीं है। पहाड़ी इलाकों में, ट्राइबल एरिया में विवाह की परंपराएं ऑल टुगेदर डिफरेंट है और शहरी क्षेत्र में बिल्कुल अलग है। कामकाज करने वाले लोगों में जिनको सुबह से शाम तक यहाँ भागते रहना पड़ता है, हमारे यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में घुमंतु जातियां, कभी उनकी स्टडी करके देखिए, घुमंतु जातियों की विवाह की परंपरा और परिवार की परंपरा वैसी नहीं है जैसी आपके यहाँ है, और हमने नादानी के कारण से, नासमझी के कारण से उनको पिछड़ा देते।
अरे उनकी व्यवस्था तो देखो भाई। तो इसलिए चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय महिलाओं के बारे में विचार करते समय, आकलन करते समय, उनकी समस्याओं का समाधान देते समय डायनेमिज्म रहना चाहिए, डायनेमिक माइंडसेट रहना चाहिए। हमारे यहाँ ये गेट बंद हो गया, इसलिए सड़ा डाली, व्यवस्थाओं ने परंपराओं में सड़ा डाली, दोष उत्पन्न हो गए, ये डायनेमिक नहीं रहे। तो ये डायनेमिक रहना चाहिए, ऐसा एक विचार करना पड़ेगा। जनरल कमेंट मुझे करना था। फिर कल की बात कही, पिछला कल, पिछले कल का मतलब है भूत। भूत भी बड़ा है, भूत छोटा होता ही नहीं। तो भूत को भी दो भागों में बांट करके अध्ययन करना चाहिए। पहला वैदिक काल और उपनिषद काल। उपनिषद काल में और वैदिक काल में आज जैसी महिलाओं को लेकर हम दृष्टि रखते हैं और समस्याएं रखते हैं, तो ऑल टुगेदर अनुपस्थित है। कोई उदाहरण मिलता है क्या आपको? शिक्षा से वंचित कर दिया, ऐसा वैदिक काल में मिलता, बाद में आया का वेद नहीं पढ़ेंगे। पर वैदिक काल और उपनिषद काल उसमें तो नहीं, बराबर की शास्त्रार्थ करती है और शास्त्रार्थ में तथाकथित पुरुषों को पराजित करती है। इसका अर्थ नहीं है कि हम जो बैठी हुई बहनें वो हम सबको पराजित करने लग जाए। तो कहीं कहीं अंतर नहीं अध्ययन में, अध्यवसाय में, शास्त्रों के शास्त्रार्थ करने में। वो तो किस्सा मशहूर है ना, मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ तो न्यायाधीश का काम किसने किया? मंडन मिश्र की पत्नी ने किया। और आज कोई साहस कर सकता है कि ऐसे कोई जज अपने पति के खिलाफ जजमेंट दे देता है? आजकल तो इतना भाई भतीजावाद है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, वंशवाद, परंपरावाद क्या। पर ये साहस था ना, कोई उसको दृष्टि रही होगी ना, तो सारा वैदिक काल, चाहे वो गार्गी की बात करें, मैत्रेयी की बात है, बहुत सारी, मैं नाम लेकर के उसको विषय को लंबा नहीं करना चाहता, परंतु बीते हुए कल के बारे में विचार करते समय ये वैदिक काल और उपनिषद काल को अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें निकलने वाले सूत्रों को, उसमें निकलने वाले मार्गदर्शक बातों का अलग से अध्ययन करना चाहिए। तो ये गौरव देगा, नहीं तो अनावश्यक रूप से हमारे मन में बता दिया गया है, हमको ये समझा दिया गया है कि भारत के लोग तो महिलाओं को बड़ी खराब दृष्टि से देखते हैं, छोटी दृष्टि से देखते हैं। अरे तुमने पढ़ा है क्या? बगैर पढ़े हुए लोग आक्षेप करते हैं। मैं एकदम महिलाओं से तो संबंधित नहीं है, परंतु ऐसे बगैर पढ़े लिखे शास्त्रों को कैसे आक्षेप करते हैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं कई वर्षों पहले एक सेमिनार में गया, तो बोध गया में एक हिस्ट्री के बड़े जाने वाले प्रोफेसर है, प्रोफेसर उपेंद्र ठाकुर। ये हिस्ट्री को कोई बैठे हुए तो उन्होंने सुना हुआ है क्या कोई इतिहास वाला? तो उपेंद्र ठाकुर का नाम सुना? तो उपेंद्र ठाकुर मुझे उसमें मिल गया। वो मुझे कह रहा है, डॉक्टर गुप्ता मैंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी। मैंने कहा तुम अच्छी लिखोगे, खराब कैसे लिख सकते हो? बड़ा खुश हुआ। तो कहते सुनो तो सही मैंने क्या लिखी है, सुनो। मैंने लिखा करप्शन इन एंशिएंट इंडिया। मैंने कहा धन्यवाद हो, बधाई हो। तो आप मुझे बधाई दे रहे हैं। मैंने कहा इसलिए बधाई दे रहा हूं, जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसा ही दिखाई देगा, वैसा ही मिलेगा। तुम्हारी दृष्टि करप्ट है तो तुमको करप्शन में दिखाई देगा ना। तो इसलिए मेरा कहना है शास्त्रों का योग्य प्रकार से अध्ययन करना, और शास्त्रों का, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन वो नहीं कर सकता, और कर भी लिया तो समझ नहीं सकता जिसको संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एक ही शब्द का संदर्भ बदल जाने पर अर्थ बदल जाता है। एक ही शब्द बहुअर्थक होता है, बहुआयामी होता है, शब्द एक ही है। अब जैसे गो, अब ये गो चल रहा था और गाय की हत्या करते थे एक दिन में,
गो पृथ्वी को भी कहते हैं भाई, गो इंद्रियों को भी कहते हैं। अब ये जिसको गो के क्या क्या अर्थ है ये व्याकरण नहीं आता है तो यही अर्थ करेगा ना। इसलिए हमारे प्राचीन कालखंड में, खासतौर से वैदिक और उपनिषद कालखंड में, महिलाओं के संबंध में दृष्टि और व्यवहार, मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, इसकी क्या स्थिति उसका अध्ययन करना। बाद में स्मृति और पुराणों का कालखंड आता है। स्मृति और पुराणों में अवश्य कुछ न कुछ पॉल्यूशन हो गए, कुछ ऐसे श्लोक जोड़ दिए गए जो मूल में नहीं थे, आज जुड़ गए हो, और जुड़ गए तो उसके साथ चिपक गए तो उसको लेकर के अनेक तरह का वितंडावाद शुरू हो गया। तो स्मृति और पुराण का उसको वैदिक और उपनिषद काल से नहीं मिलाना चाहिए, और वहां पर किन्हीं भी कारणों से अगर ऐसा दोषपूर्ण आख्यान है तो एक साहस पूर्वक हमको उसको निगेट करने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी, स्वीकार नहीं करें होगा ना। मनुस्मृति में अगर कोई महिलाओं के अपमान करने वाला, शूद्र का अपमान करने वाला कोई श्लोक है, पहले तो हम कहेंगे कि मनुस्मृति का मूल्यता है नहीं, जबरदस्ती उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश मत करें, नहीं तो समाज जीवन में आप अव्यावहारिक हो जाएंगे, अमान्य हो जाएंगे, आपके प्रति तिरस्कार का भाव आ जाएगा। तो स्मृति और पुराण के काल को और उनके अध्ययन को एक भिन्न प्रकार से, एक क्रिटिकल ढंग से अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। बाद में इस्लामिक आक्रमण आ गए, और इस्लामिक आक्रमण के बाद में वो अंग्रेज महाशय आ गए, हेड वाले, टॉप वाले, पता नहीं क्या क्या वाले हैं, वो आ गए। अब वहां क्या हुआ? इस्लाम का आक्रमण अनेक प्रकार का अत्याचार करने वाला आक्रमण है, इसके तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं। उस समय पर समाज में महिलाओं के सतीत्व की रक्षा के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। संदर्भ देखिए, वो पर्दा प्रथा आई, जल्दी विवाह करने का मामला आया, उन आतताइयों से बचाना था ना अपने देश की बहनों को, महिलाओं को, इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हमने, उस समय पर लगाए थे। एक विशेष प्रकार की परिस्थिति से समाज जीवन की और खास तौर से माता बहनों की रक्षा करने के लिए, पर नादानी में हमने जो उस कालखंड में, उस परिस्थिति में जो प्रतिबंध लगाया तो उसको कंटिन्यू कर दिया। अरे भाई कोई बीमार हो जाए और बीमार हो जाने पर उसको कहे खिचड़ी खाओ, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, तो आप कहें साहब वो भाई जी ने हमको खिचड़ी बनाई थी, रोज ही खिचड़ी खाएंगे, किसने बताया भाई? है? उस समय के लिए खिचड़ी बताई, हमेशा के लिए तो नहीं बताई ना। ये हमारे यहाँ समझदारी का अभाव उत्पन्न हो गया, उसको हमने परंपरा मान लिया, उसको हमने अपने दर्शन का आधार मान करके हमारे मूलभूत जीवन मूल्यों का नादानी और ना समझने के कारण से हिस्सा मान लिया। तो ये जो बाद के कालखंड में, खास तौर से इस्लामिक कालखंड में, और बाद को कुछ मात्रा में अंग्रेजों के राज्य शासन में, जो हमारे यहाँ पर महिलाओं को लेकर के अनेक तरह की कुप्रथाएं शामिल हो गई, उसमें दहेज प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था, पुरुष और महिला के बीच अंतर करने का भाव भी था, उसको आज मान्य नहीं करते। और हमारे जैसे लोग, विचार परंपरा के लोग और जिस संगठन भाव के रहने वाले लोग हैं, उनको डंके की चोट अमान्य करना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक रूप से इस तत्व ज्ञान के जो विरासत रखने वाले हम लोग हैं, हमारे संबंध में, समाज जीवन में समझदार लोगों में एक भिन्न प्रकार का भाव चढ़ा